हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की फिल्म टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 167 है। 166 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरे जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी सहजानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद। देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1896 में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे कौन? स्वामी विवेकानंद। इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। ये जो है कि रामकृष्ण परमहंस के कौन थे? तो ये शिष्य थे। ठीक है, देखिए, जो रामकृष्ण मिशन है इसका क्या उद्देश्य है? ये जो है कि दूसरों की सेवा और परोपकार और कर्म योग मानता है ये। ठीक है, और जो भी ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसके ऊपर ये है। ठीक है, तो इसका क्या है मेन उद्देश्य? कि ये जो है कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये दूसरों की सेवा और परोपकार कर्म योग मानता है, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन दिया था? तो किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन आजाद हिंद फौज के नायक थे कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इनके द्वारा 1942 में एक पत्र भेजे गए थे और उस पत्र में जो है कि इनका वर्णन किया गया था। ठीक है, राष्ट्रपिता का संबोधन किया गया था उस पत्र में। ठीक है, इनसे पहले इन्होंने तो 1942 में किया था, बट इनसे पहले 1918 में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे। सन 1931 में चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर। 1931 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद ये कहाँ पे शहीद हुए थे? तो ये शहीद हुए थे इलाहाबाद में। देखिए, चंद्रशेखर आजाद ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे और ये राम प्रसाद बिस्मिल का और भगत सिंह के ये साथी थे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और भगत सिंह के साथियों में से ये एक थे चंद्रशेखर आजाद। देखिए, ये चंद्रशेखर आजाद जो है पुलिस को एक मुठभेड़ में 23 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो है कि शहीद हुए थे। देखिए, इन्होंने जो चंद्रशेखर आजाद थे, इन्होंने 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें भारत विभाजन है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। देखिए, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ठीक है, इसमें लगभग इसी से 200 अनुच्छेद जो है कि हमारे संविधान में समाहित किए गए हैं। ठीक है, ये 200 अनुच्छेद लगभग 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इससे लिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो संविधान का बहुत सारा भाग जो है, बहुत सारा कंटेंट जो है वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर देती है तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा?
कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसको जो है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करना, ऊर्जा पैदा करना। ठीक है, तो इसमें से अगर ये काम करना बंद कर दे तो कौन सा काम नहीं हो पाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिससे ऊर्जा जो है कि नहीं मिलेगी। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। लेटेराइट मिट्टी के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह मिट्टी सूखने के बाद बहुत कड़ी एवं पथरीली हो जाती है। इस मृदा का प्रयोग मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाली ईंटों के निर्माण में भी किया जाता है। यह मृदा रबर और कॉफी की फसल के लिए कम अच्छी मानी जाती है और कृषि के दृष्टिकोण से इस मृदा को कम उपजाऊ मृदा की श्रेणी में रखते हैं। लेटेराइट मिट्टी, देखिए जो मिट्टी है ना, सूखने के बाद से क्या होता है, बहुत कड़ी हो जाती है। ठीक है, और ये पथरीली हो जाती है। जब सूखती है लेटेराइट मिट्टी तो कड़ी हो जाती है और पथरीली हो जाती है। इस मृदा का प्रयोग जो है कि मकान निर्माण में प्रयोग में आने वाली जो ईंटें होती है उसके निर्माण से किया जाता है। ठीक है, ये भी आपका सही है। यह मृदा रबर और कॉफी की फसल के लिए कम अच्छी मानी जाती है। देखिए जो लेटेराइट मिट्टी होती है ना, ये रबर और कॉफी की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये कम अच्छी नहीं मानी जाती है। यह है आपका गलत, क्योंकि रबर और कॉफी की फसल के लिए ये मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, लेटेराइट मिट्टी। तो ये आपका क्या है, गलत है। और कृषि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस मृदा को कम उपजाऊ मृदा की श्रेणी में रखते हैं। बिल्कुल सही है कि ये जो लेटेराइट मिट्टी होती है ये कम उपजाऊ होती है। इसको उपजाऊ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसमें उर्वरक और खाद वगैरह डालने पड़ते हैं, तब जाकर के ये उर्वरक मतलब उपजाऊ होती है ये। ठीक है, तो सारे सही है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, बट गलत कौन सा है? आपका सी ऑप्शन गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका असत सी। पलाश जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प होने के साथ साथ किस अन्य प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पलाश ये एक पुष्प है और ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ठीक है, और राजकीय पुष्प होने के साथ साथ, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प होने के साथ साथ और ये किसी एक स्टेट का ये राजकीय पुष्प है। वो कौन सा स्टेट है? तो वो स्टेट है आपका झारखंड। झारखंड का भी राजकीय पुष्प जो है कि पलाश है और उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प पलाश है। चलिए जो भी लोग देख रहे हैं वो वीडियो, वो अपने अपने स्टेट का जो राजकीय पुष्प होता है वो बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। परियोजना एवं संबंधित राज्य का गलत युग्म बताइए। पवना परियोजना महाराष्ट्र, पोचमपाद परियोजना तेलंगाना, ऊपरी पेनगंगा परियोजना गुजरात, पूर्णा परियोजना महाराष्ट्र। कुछ परियोजनाओं का नाम दिया गया है और संबंधित राज्य का गलत युग्म बताना है आपको। पवना परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। पोचमपाद परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये आपका तेलंगाना में है, गोदावरी नदी पे। ऊपरी पेनगंगा परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये आपका गुजरात में नहीं है, ये है आपका महाराष्ट्र में और ये जो है कि पेनगंगा नदी पर है। और पूर्णा परियोजना महाराष्ट्र में है, पूर्णा नदी पे। तो ये भी सही है। गलत कौन सा है? तो ये सी ऑप्शन है कि ऊपरी पेनगंगा परियोजना ये महाराष्ट्र में है। किस नदी पे? तो पेनगंगा नदी पे। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। गन्ना एक उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय फसल है। तिलहन मुख्यतः खरीफ एवं रबी दोनों की फसल है। इसमें से सही उत्तर बताना है आपको। देखिए जो गन्ना होता है वो एक उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय फसल होता है, बिल्कुल सही है। तिलहन की बात की जा रही है, जो तिलहन होता है यह मुख्यतः खरीफ की फसल में भी और रबी की दोनों की फसल में आता है तिलहन। ठीक है, तिलहन में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये कहीं कहीं जो है कि खरीफ की फसल हो जाती है, कहीं कहीं रबी की फसल हो जाती है। तो जो तिलहन है मुख्यतः खरीफ और रबी दोनों की फसल है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। कृषि से संबंधित भारत की प्रमुख संस्थाएं एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड हैदराबाद, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई। देखिए कृषि से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं और उनकी अवस्थिति में आपको गलत युग्म बताना है। ठीक है, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय ये जो है कि आपका कहाँ पे? फरीदाबाद में है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे? तो आपका लखनऊ में है
और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड ये कहाँ पे है? तो ये आपका हैदराबाद में नहीं है, ये आपका दिल्ली में है। ठीक है, ये दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, जो कि ये कौन सा है? तो ये नाबार्ड है। ठीक है, नाबार्ड की जो है कि स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है कि मुंबई में है। अच्छा, ये नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा ये गलत। भारत के प्रमुख यूरेनियम क्षेत्र एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। मोगरा छत्तीसगढ़, गोगी कर्नाटक, डोमिया सियात मेघालय, ललितपुर उत्तर प्रदेश। भारत के प्रमुख यूरेनियम क्षेत्र और उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताना है। देखिए, मोगरा ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ता है। जो मोगरा है यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, ना कि छत्तीसगढ़ में। गोगी यूरेनियम क्षेत्र कर्नाटक में पड़ता है। डोमियासियात ये यूरेनियम क्षेत्र आपका मेघालय में पड़ता है। और ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम क्षेत्र है, मतलब जहाँ की ललितपुर है वो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ये सब सारे सही है। गलत कौन सा है आपका? तो ये पहला वाला गलत है। निम्नलिखित में से किसकी प्राप्ति स्टिबनाइट नामक खनिज से होती है? मालिब्डेनम, एंटीमनी, बेरिलियम, जिरकोनियम। किसकी प्राप्ति स्टिबनाइट नामक खनिज से होती है? तो ये होती है आपकी एंटीमनी की। एंटीमनी की प्राप्ति जो है कि स्टिबनाइट नामक खनिज से होती है और इसे सुरमा भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए सुरमा का जो प्रमुख उत्पादन स्टेट है कौन कौन सा है? तो वो आपका है आपका मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, सुरमा का उत्पादन राज्य, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। असत्य कथन पहचानिए। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को पेनुब्रा कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इत्यादि बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। सौर कलंक की सर्वप्रथम खोज गैलीलियो ने किया था। ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या उष्मा नहीं होता है। इसमें असत्य कथन बताना है आपको। देखिए, प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को क्या कहते हैं? पेनुब्रा कहते हैं। यह आपका गलत है। देखिए, प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को क्या कहते हैं? तो ये जो है कि कहते हैं अम्बरा कहते हैं। ठीक है, अम्बरा। ठीक है, पेनुब्रा नहीं कहते हैं। पेनुब्रा किसे कहते हैं? तो प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक के काले केंद्र जो है ना, काले केंद्र और इसके चारों ओर हल्के रंग के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र को हम पेनुब्रा कहते हैं। बाकी ये जो दिया गया है ये जो है कि अम्बरा कहते हैं। तो ये गलत है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इत्यादि बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए बाह्य ग्रह में आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये बाह्य ग्रह में आते हैं। तो भीतरी ग्रह में कौन सा आता है? तो भीतरी ग्रह में आपका आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये जो है कि भीतरी ग्रह होते हैं और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सब क्या है? बाह्य ग्रह है। अच्छा, ये बताइए कि जो भीतरी ग्रह है और इधर तो मान लीजिए बाह्य ग्रह हो गया, इधर भीतरी ग्रह हो गया, ये जो बीच में जो पट्टी होती है, ठीक है, इसको हम किस पट्टी के नाम से जानते हैं? अभी कल ही वाले वीडियो में मैं इसका डिस्कस किया था। तो ये आप लोग बताइएगा कि जो बाह्य ग्रह और जो भीतरी ग्रह होते हैं उसके बीच में एक पट्टी होती है, उस पट्टी को हम क्या कहते हैं? ठीक है, सौर कलंक की सर्वप्रथम खोज गैलीलियो ने किया था, बिल्कुल सही है। और ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या उष्मा नहीं होता है। ठीक है, ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है? तो एक ऑप्शन गलत है। तिएन शान, अल्ताई एवं अपलेशियन जैसे पर्वत किस कल्प में निर्मित हुए? पर्मियन कल्प, ट्रायसिक कल्प, कार्बोनिफेरस कल्प, डिवेनियन कल्प। तिएन शान, अल्ताई और अपलेशियन जैसे जो पर्वत हैं ये किस कल्प में निर्मित हुए हैं? तो ये जो है कि निर्मित हुए हैं किस कल्प में? तो पर्मियन कल्प में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? 1951, 1955, 1952, 1953। प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी उसकी प्रारंभ जो कि 1 अप्रैल
1951 से लेकर के कब तक था, 1955 तक था। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 से इसकी शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, ये योजना जो है कि डोमर समृद्धि मॉडल पे आधारित थी और इस योजना का मुख्य प्राथमिकता क्या था, कृषि और सिंचाई क्षेत्र था। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार, मालवा का पठार, पेटागोनिया का पठार, दक्षिण अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन के प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट और टेलीग्राम का ये चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।